हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल अहलूवालिया एंड आपको पता ही है कि अभी अभी हमने रिसेंटली रिलेशन फंक्शंस के बारे में शुरू किया था। और जिसके बारे में शुरू किया था रिलेशंस के अंदर हमने एक्सरसाइज, उसके बेसिक एग्जांपल, उसकी प्रॉपर्टीज, सब के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, एग्जांपल्स थे, उनके बारे में डिस्कस किया। और मैंने आपको सभी टाइप्स ऑफ रिलेशंस बताए और मैंने आपको ये भी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल की हेल्प से हमें ये पता लगाना है कि रिलेशंस को कैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव चेक किया जाए। आपके लिए आसान था किसको किसको चेक करना, उसको चेक करना जिसके अंदर रिलेशन में सेट वेक्टर फॉर्म से उसको कन्वर्ट करना है इसमें रोस्टर फॉर्म के, और वो लिमिटेड काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स के लिए। ठीक है, अब जो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ, आपके पास है काउंटेबल नंबर ऑफ सेट। ऑफ कोर्स उसमें इजी रहता है कि ऑर्डर पेयर लिमिटेड बनेंगे और उस केस में आपको पता है कि कैसे उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव चेक करना है। अब जो हमारे पास है, आप सामने देख रहे हो बोर्ड पे, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। और कल भी लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन कराया था, लास्ट जो लेक्चर मैंने क्वेश्चन दिया था वो भी 1.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, एनसीईआरटी का। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि अब आपको पता है कि एनसीईआरटी प्रेफर किया जा रहा है सब जगह, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, वेदर इट इज फ्रॉम अदर बुक्स। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा सभी, क्या लिखा हुआ है। लेट R1 बी अ रिलेशन ऑन डिफाइंड ऑन R1। ठीक है, डिफाइंड ऑन R, दिस R इज अ रियल नंबर। एक्चुअली बुक में R इधर था, R उधर था, उधर R रियल नंबर को बोल्ड अक्षर में लिया हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने वहां पर रिलेशन को R1 कंसिडर कर लिया और यहाँ पर जो R है, ठीक है, ये R आपका रियल नंबर स्टैंड कर रहा है। तो R1 आपके पास है AB सच दैट A लेस देन इक्वल टू B के ऊपर AB बिलोंग्स टू R। सो हमें चेक करना है कि ये R1 जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, तीनों में से क्या है। ऑफ कोर्स अभी आपको पता है फैमिली क्या है, रियल नंबर की फैमिली है। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कल भी आपको मैं बता रहा था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा है कि आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू, काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू चेक करना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको पता है रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। सो आई एम टेकिंग लेट ए इज बिलोंग्स टू आर। ओके, दिस इज अ रियल नंबर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव? से रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग वी हैव ए बिलोंग्स टू आर, दिस रिलेशन इज R1। ओके, यहाँ पर R रियल नंबर है, जहाँ से हमें एक नंबर लेना है। डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव से A बिलोंग्स टू R1, सो व्हाट वी हैव A लेस देन इक्वल टू A क्यूब। ओके, मींस B को रिप्लेस कर दिया गया A से। B को जब A से रिप्लेस कर दिया गया तो रिलेशन क्या बनेगा, A लेस देन इक्वल टू A क्यूब। अब हमें ये चेक करना है, रिलेशन तो ये बन गया अकॉर्डिंग टू A, बट हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन हर रियल नंबर के लिए ट्रू है, हर रियल नंबर के लिए ट्रू है ये कंडीशन। तो उसको कैसे चेक करना है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो मैं आपके सामने एग्जांपल पुट कर रहा हूँ। लुक एट दिस, सीधा रियल नंबर है तो मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू 1/2। सिंपल से सिंपल एग्जांपल है। व्हाट इट इंप्लाइज दैट इज 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8। क्या ये पॉसिबल है? अरे भैया नहीं, विच इज फॉल्स। सो R1 is not reflexive. So this is a counter example. आप समझिएगा, आप कहेंगे सर ये ट्रू है, आप बोल सकते हैं ये ट्रू है, लेकिन आप फटाफट से सोचने लगोगे, आप फ्रैक्शनल नंबर पे तो बहुत बाद में जाओगे। आप सबसे पहले सोचोगे सर 2 रख के देखते हैं। ओके, 2 रख दो, हाँ तो 2 लेस देन 8, ओके सर ट्रू है। आई मीन टू से दैट वी हैव द फैमिली ऑफ रियल नंबर। आपको ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कौन सा ऐसा एग्जांपल लें कि जहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, इससे तो बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे। तो आपको तो सिर्फ एक ही एग्जांपल लेना है ना, जिसमें ये पता चल जाए कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो सबसे पहले हिंट ये देता है बुक में जो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन ये कहता है कि ना आप चेक करो
रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि, तो वहां पर जब उस चेक करने की बात करता है ना, तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो इस कंडीशन को फोर्स करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, अगर ये कहेगी प्रूव करो, तो डेफिनेटली ना वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को प्रूव करेगा ही करेगा हर एग्जांपल के लिए, उसमें आप सोच ही नहीं सकते कि वो प्रूव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हम चेक कर रहे हैं सिमेट्री को लेकर। ठीक है, अब सिमेट्री के लिए कितने एलिमेंट की जरूरत है? 2 एलिमेंट्स, दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसमें क्या करेंगे, वी हैव सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर वन implies that बी ए बिलोंग्स टू आर वन। ओके, बट अब आपको कहना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर वन, ये इंप्लाइज अगर कर दे कि बी ए बिलोंग्स टू आर वन है, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर वन के नीचे डेफिनेशन लिखिए, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ऑफ कोर्स ए बी बिलोंग टू आर वन है, तो ये डेफिनेशन ही कहती है। बट जैसे ही मैं कहता हूं कि बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद भी देखोगे भाई कि सर ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब आ रहा है, बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है भाई? मैं कहां पर, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, इधर देखिए आप इस रिलेशन के अंदर जो वैल्यू ए और बी के अकॉर्डिंग सेट है कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, अब बी वहां पर पी का क्यूब हो रहा है। ओके, अब जैसे मैंने इसको रिवर्स किया, बी टू ए किया, तो ए टू बी गया, बी टू ए गया। ओके, उस कंडीशन में आप बोलोगे सर ए बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसके लिए सीधा सा पॉइंट है, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, ये हो ही नहीं सकता। अब आप सोचोगे सर ये तो आपने फिर अपने तरीके से लिख दिया। जस्ट हैव अ लुक, वी हैव अनदर एग्जांपल। मैं एग्जांपल लेने के लिए तैयार हूं। ओके, तो एग्जांपल पुट कर लो, सिंपल, पुट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। रियल नंबर है कि नहीं है भाई? पुट कर लो, क्या दिक्कत है? पुट किया, 1 लेस देन इक्वल टू 8, ओके, बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है भाई, इसी में देखो, तो हो गया ना, विच इज फॉल्स, जो कि फॉल्स है। देयरफॉर हमारा रिलेशन क्या है, R1 इज नॉट सिमेट्रिक। आपकी तसल्ली के लिए एग्जांपल लिए है, हालांकि पॉसिबल है ही नहीं, आपको खुद ही दिख जाएगा भाई। ठीक है, तीसरा और आखिरी जो कंडीशन है वो किसकी है भाई? ट्रांजिटिव को लेकर है। ट्रांजिटिव क्या कहता है, आपको 3 एलिमेंट्स लेने हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर आप 3 एलिमेंट्स ले रहे हो, और आप देखो ए बी सी 3 एलिमेंट्स आप ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ए बी बिलोंग्स टू आर वन एंड बी सी बिलोंग्स टू आर वन implies that AC should be belongs to R1। ये तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ भाई, बट अभी ये थोड़ी होगा कि सर आपने तो डायरेक्ट लिख दिया। अभी मैं इनके नीचे इनके रिलेशन लिखने वाला हूँ एक्चुअल में, और वो मिलकर बताएंगे कि क्या ये कंडीशन ट्रू होने वाली है AC वाली। तो देखिए, A लेस देन इक्वल टू बी क्यूब एंड, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको बता देता हूँ, विच इज फॉल्स वाली कंडीशन को मैं रफ कर रहा हूँ, और इसे मैं ढंग से यहाँ, ठीक है, ये यहाँ लिख दिया फॉल्स, ये फॉल्स। ओके, अब हमारे पास क्या आया, देखिए, अब a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब एंड b लेस देन इक्वल टू c क्यूब implies that a लेस देन इक्वल टू c क्यूब। You have to prove it कि अगर ये दोनों कंडीशन तो ट्रू होनी ही चाहिए। मैंने आपको बोला था ट्रांजिटिव क्या कह रहे हैं, ट्रांजिटिव यहाँ पे ये कह रहे हैं कि a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, b लेस देन इक्वल टू a क्यूब ट्रू होना चाहिए, मींस a b रिलेशन बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r मस्ट बी ट्रू। नाउ इट डिपेंड ऑन द ac कि वो ट्रू होगा कि नहीं होगा, और क्योंकि ये क्वेश्चन चेक करने की बात कर रहा है, तो अब हमें तो डेफिनेटली भैया एग्जाम्पल ये ऐसा लेना है कि वो ट्रू ना आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि ऐसा एग्जांपल ये रखता है। ओके, सो बी केयरफुल, ध्यान से देखिए, पुट कीजिए, ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2।
कीजिए पुट, दिख जाएगा आपको। ए की वैल्यू 9 पुट कीजिए भाई, 9 लेस देन इक्वल टू 27, ओके। बी की वैल्यू 3 पुट कीजिए, सी लेस देन इक्वल टू 8, ओके। बट देख लो 9 लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा भाई वो तो ये कंडीशन क्या हो गई? विच इज फॉल्स, therefore R1 is not ट्रांजिटिव। समझे नहीं समझे? तो ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, ऐसे आपको चेक करना है, ऐसे इसका लैंग्वेज समझ लीजिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और ये लास्ट में कौन था? ट्रांजिटिव। ओके, सो लेट हैव अ लुक for another question. This was the question of exercise 1.1, question number 5, क्योंकि मैंने कल बस फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। आप कहोगे सर फर्स्ट के बारे में डिस्कशन किया था, अब क्या हुआ ये? तो हो गया फिर, ठीक है। यस बच्चों, अब आप देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ने ये बोला है कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5, और इस सेट ए के लिए एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। वो रिलेशन क्या है कि ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों कहाँ से लेने हैं? सेट ए से लेने हैं, ठीक है। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, तो कहते हैं शो करो ये जो आर जो रिलेशन है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सभी इसके बाद की जो कंडीशन है ना उसके बारे में बाद में ही डिस्कस करेंगे, हालांकि कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं ध्यान से देखें। अब आप क्या कह रहे हैं इधर, समझ में आया पॉइंट? समझ में आ गया सभी को कि ये कहना चाह रहा है कि शो करो कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके। और उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि ये जो सेट है ना इसके एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब मैं 135 को लेकर चलूंगा इस रिलेशन के अंदर, 135 के एलिमेंट खुद से ही रिलेट करेंगे, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन इस 135 यानी कि इस सेट के एलिमेंट जो दूसरा सेट 2 4 दिया गया है इसके एलिमेंट का जब इस सेट के साथ एलिमेंट का रिलेशन निकालूंगा तो वो अपने आप में रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि सेट ए दिया जा रहा है उसके लिए रिलेशन को डिफाइन करो कि वो इक्विवेलेंस है। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ कि मैं आपको सेट दे रहा हूँ 135 और 135 के यानी इस सेट के एलिमेंट्स को इसी के साथ रिलेट करना है इस रिलेशन का यूज करके, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ कि एक जो सेट 135 है यानी कि ये जो रिलेशन है जो सिंगल सेट पे डिफाइन होता था वो अब 2 सेट के लिए डिफाइन होगा। पहला सेट 135, दूसरा सेट 24, कि 135 और 24 को जब रिलेट करोगे तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई नॉट बट नॉट रिलेटेड टू ईच 24, ओके। तो 3 क्वेश्चन हो गए। तो पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उसके लिए हम इसको क्या चेक करना है? इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता ही है क्या होता है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए अब वही बात मैं करूंगा फिर से। लेट ए बिलोंग्स टू अ सेट, सेट का नाम ए है, ऑफ कोर्स सीधे से 1 2 3 4 5 में कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? ए 1 2 3 4 5 हो गया, दैट्स इट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रिलेशन की रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ, अब आपको पता है जब आपके पास डेफिनेशन आप अप्लाई करते हो रिफ्लेक्सिव की तो बी की जगह ए ले लेता है, ठीक है। तो अब आपको ये रिलेशन में अप्लाई करना है। रिलेशन ए माइनस बी था तो बी की जगह लिख दिया ए, मॉड ऑफ ए माइनस ए 0 विच इज इवन, दैट इज ट्रू। जो तो इवन होता ही है, 0 को इवन में कंसिडर किया जाता है। देयरफॉर आर कैसा रिलेशन हो गया? आर हो गया भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। दूसरी बात, फिर हम आते हैं सिमेट्रिक के ऊपर, ठीक है। सिमेट्रिक ने क्या बोला? सिमेट्रिक बोला भैया हमें तो 2 एलिमेंट दो, ओके जी। आपको पता ही है सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ए भी 2 एलिमेंट लिए नॉन एम्प्टी सेट ए से। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन का यूज करो। सिमेट्रिक क्या कहता है? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा,
सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये कहती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ओके, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ कि उससे ये कहा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए आपको शो करना है, मैं आपको ये बता दूँ ए बी बिलोंग्स टू आर है तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशन आपके पास है। जब बी ए बिलोंग्स टू आर बोल रहा है तो बी ए के अकॉर्डिंग आपके माइंड में वो रिलेशन चलना चाहिए कि बी ए के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या बनेगा। हालांकि फॉलो तो वो उसी को करेगा ना, ए बी को ही तो फॉलो करेगा, तो बी ए का रिलेशन बनेगा मॉड ऑफ बी माइनस ए, यानी कि है क्या हमारे पास ए माइनस बी ए के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ बी माइनस ए चाहिए। इसका मतलब ए बी क्या बी ए दे सकता है? अगर उसने दिया तो डेफिनेटली वो सिमेट्रिक है। अरे भैया देना पड़ेगा क्योंकि इक्विवेलेंस प्रूफ करना है और इक्विवेलेंस के लिए इसको सिमेट्रिक होना जरूरी है। ओके, सो व्हाट वी हैव राइट नाउ, देख लीजिए, वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर। मैं ए बी से बी ए लेकर आऊंगा, दिस इज फॉर यू, ये नया है आपके के लिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। और क्योंकि बी ए लेकर आना है तो बी ए क्या कह रहा है, मॉड ऑफ बी माइनस ए होना चाहिए। आ जाएगा भाई यहाँ से, कैसे आएगा देखो, मॉडुलस के अंदर माइनस कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, तब वो तो इवन ही रहेगा ना। ओके, अब मैंने मॉडुलस के अंदर माइनस कॉमन लिया, क्या रहा, मॉड ऑफ माइनस ऑफ बी माइनस ए। अब आप आइए, प्रॉपर्टी याद है आपको क्या, कि माइनस ए कोई नंबर है, इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए कि माइनस वन इंटू मॉड ऑफ ए, स्केलर मल्टीपल अलग हो जाता है मॉडुलस के अंदर, है ना, तो माइनस वन अलग हो जाता है, तो दैट कैन बी रिटन एज प्लस ए। सिंपल सा पॉइंट है यार, नेगेटिव क्वांटिटी का प्लस रहेगा, तो माइनस कैसे खत्म हुआ पता चला। इट मीन्स मैं यहाँ वो प्रॉपर्टी लगा दूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है भाई मॉड ऑफ बी माइनस ए, वो माइनस फिनिश हो जाता है, माइनस फिनिश हो गया, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए इज इवन। तो आ गया ना आपके पास बी ए के अकॉर्डिंग रिलेशन, ए बी के अकॉर्डिंग रिलेशन था, बी ए के अकॉर्डिंग आ गया, तो इट मीन्स व्हाट वी हैव, बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, लास्ट हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। अब थोड़ा ट्रांजिटिव में लिए आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, सुनना तो सबके लिए, देखना सबके लिए है ना, लेकिन मैंने बोला था ना लैंग्वेज का मेन रोल है इसके अंदर, लैंग्वेज मैटर करता है बेटा। अभी अभी पीछे जो क्वेश्चन कराया था उसको एग्जांपल की नीड थी, भैया एग्जांपल से प्रूफ करके दिखाओ। ये कह रहा है आपने सेट का एक भी एलिमेंट अभी तक यूज ही नहीं किया। मैं कह रहा हूँ यार सेट ए हो चाहे कोई भी नंबर ले लो आप, रियल नंबर, इंटीजर, नेचुरल, कुछ भी ले लो आप, सभी सबके लिए कंडीशन ट्रू होने वाली है इसको। ये वाली कंडीशन इवन नंबर है भाई, मॉडुलस के अंदर ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, ए भी रियल नंबर से बिलोंग कर जाए, सबसे बड़ी फैमिली रियल नंबर है। हालांकि उससे आगे कॉम्प्लेक्स भी है, वो आपको मालूम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी यूज कर रहे हैं, रियल नंबर भी यूज कर रहे हैं, बट आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है सेट ए का एक भी एलिमेंट मैंने यूज नहीं किया है। मैंने बोला बेशक यूज कर सकते हो, आप देख सकते हो वो इवन ही आएगा भाई, 1 -1 0 रिफ्लेक्सिव। ओके, सो ट्रांजिटिव के लिए अब आप आते हैं, ट्रांजिटिव को कितने एलिमेंट की जरूरत है, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। एंड नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव सेज, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये कहती है भाई, क्या क्या कहती है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R। अब आप देखिए AC belongs to R होना चाहिए, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव दिखाना है भाई। तो ट्रांजिटिव के लिए AB belongs to R, BC belongs to R है, होना चाहिए, AC को और भी होना चाहिए क्योंकि AB और BC मिलकर AC शो कर रहे हैं। It means what I want to say right now, that is AB and BC are belongs to R, then we have to prove that AC belongs to R। अब फिर वही बात सुन लीजिए, फिर आपको वही सोचना है कि AB belongs to R means mod of A minus B is even। Okay, BC belongs to R means mod of B minus C is even। These two conditions we have।
We have to prove AC belongs to R. It means AC says mod of A minus B should be even, and this will be proof with the help of AB and BC. How? Look at this. देखिए ध्यान से. AB belongs to R says mod of A minus B is even, and BC belongs to says B minus C is even. Mod of B minus C is even. Okay. Now tell me one thing. What is the mean of even? Mean of even is that is a multiple of 2. It means what should I write down? Mod of A minus B is equal to multiple of 2, and mod of B minus C is also multiple of 2. Clear है? It means what is M and N? अरे भैया M and N are integers Z. प्लस माइनस में कुछ भी हो सकते हैं भाई, मल्टीपल ऑफ 2. हाँ, हालांकि मॉडुलस है तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पर इंटीजर जेड ले सकता हूँ और जेड पॉजिटिव इंटीजर. ओके, डन. ठीक, अब आप आइए देखिए मॉड को. जब कंडीशंस आपको याद हुई, जब मॉडुलस हटता है तो राइट साइड की कंडीशन में प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, एंड द सेम कंडीशन यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा. आ गया प्लस माइनस. नाउ ऐड दिस टू कंडीशन, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि यार डायरेक्ट मोड तो ऐड हो ही नहीं सकता ना. और आप सर ऐड क्यों कर रहे हो? अरे यूज भी तो करना है ना. यूज करना है कि नहीं करना है? ऑफ कोर्स यूज करना है भाई. सो व्हाट वी हैव, a minus b plus b minus c plus minus 2 common, but we have m plus n. b and b cancel. a minus c plus minus 2 of m plus n. प्लस माइनस को फिर से वापस ले आइए. मॉड ऑफ a माइनस c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m प्लस n, विच इज even. तो हो तो गया, आ गया AC बिलोंग्स टू R. फिर छोटे से बॉक्स में लिख दूं क्या कि इट इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R, therefore R is ट्रांजिटिव. R ट्रांजिटिव हो गया तो इसका मतलब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और साथ के साथ ट्रांजिटिव भी हो गया. तो दैट इज ऑल टुगेदर इट सेज दैट R is an equivalence relation. ओके, डन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. जल्दी से आते हैं. मैं सबसे पहले तो रफ कर देता हूँ फटाफट. देखिए अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अब हमारा पहला कंडीशन तो क्लियर हो गया. अब हम आते हैं इस सेट को. मैं इस सेट को मान लेता हूँ B. लेट B इज 1 3 5 एंड अनदर सेट C 2 4. आप देखोगे मैंने ना इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा. इस कंडीशन को मैंने सिर्फ ये वाला सेट लिया. क्या क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? ये कह रहे हैं कि 1 3 5 जो सेट का हर एलिमेंट है ना वो खुद से रिलेट कर रहा है. और सेकंड क्वेश्चन ये भी था कि 2 4 है ना, ये भी खुद को रिलेट कर रहा है. हालांकि मैंने इसको एग्जाम्प कर दिया आपके लिए कि आपको करना है. फिर जो थर्ड स्टेटमेंट थी इसकी वो ये थी कि ये और ये यानी कि सेट बी और सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट रिलेट टू ईच अदर. दिस वाज द थर्ड कंडीशन. ओके, तो सेकंड कंडीशन मैंने आपके लिए दिया, छोटा सा है, कर लेना, क्या दिक्कत है. तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर 1 3 5 के पास. ओके, 1 3 5 के पास ध्यान से देखिए क्या करना है. 1 3 5 इसका हर एलिमेंट उठा के चलना है. ये मीन्स आपको पता है 1 3 5 इंटू 1 3 5 बिकम, यानी कि रिलेशन को इस पर डिफाइन करना है. अगर रिलेशन को इस पर डिफाइन करना है तो उसका हर एलिमेंट यानी कि खुद से रिलेट करेगा. कोई भी एग्जांपल ले लो यार, ट्रू है. 1 3 5 इज रिलेटेड टू 1 3 5. ओके, नाउ व्हाट इट सेज, R is defined from B to B. It means मैं ले रहा हूँ 1 और मैं 1 को रिलेट कर रहा हूँ 3 के साथ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू R. R says फॉर एग्जाम्पल 1 और 3 लिया मैंने. ठीक है, सच दैट 1 माइनस 3 का मॉड कितना आ रहा है? -2 + 2 विच इज इवन. ठीक है, आप पता है क्या करोगे यार? आप सीधा सा बोलोगे सर इतना सारा क्या हर एक के लिए करें. इतनी बार लिखने के बाद आप सीधा बोल दोगे. जब आपने 2 नंबर ले लिए ना 1 3 इसके 1 1 भी लोगे तो 1 - 1 0 आ रहा है. 1 और 3 को लोगे तो 2 आ रहा है, इवन है. 1 5 लोगे तब भी 4 आ रहा है, इवन है. -4 का मोड +4 हो गया ना.
इवन है, यानी कि हर एलिमेंट इसका खुद से रिलेट कर रहा है। सेम थिंग 2 4 में भी, 2 4 में भी क्या होगा, 2 - 2 0, 2 और 4 का वही एलिमेंट है गिनती के, सीधी सी बात है, हो जाएगा। लेकिन अब आप वो एग्जांपल उठाइए जिसमें ये कहना चाह रहा है कि 1 3 5 और 2 4 के एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं करते, मतलब उनका डिफरेंस इवन नहीं आएगा। तो यार हो गया, देख लो आप, 1 इसका ले लिया, 2 इसका ले लिया, माइनस किया, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, +1 का, अरे इवन है ही नहीं, कुछ भी उठा के देख लो, 1 4 हर एक के लिए दिखा दो भाई, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो सीधा ले रहा हूँ क्या, इसका मतलब which is given, therefore R is true for set B। ठीक है, अब हमने क्या लिया, B और C के लिए, ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट वर्बली बता चुका हूँ, लेकिन इसको कैसे लिखना है। अब आपने लिया A = 1, जो सेट A B से लेना है, ठीक है, और B की वैल्यू ले लिया आपने, देख लो भाई, आपने A एलिमेंट 1 लिया, इस रिलेशन में A को क्या यूज कर रहा हूँ, 1 यूज कर रहा हूँ, सेट B से लिया मैंने उसको, ओके, और दूसरा B एलिमेंट लिया मैंने 2, वो सेट C से लिया। अब क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन तो यूज करनी है ना, क्योंकि हमें ये शो करना है कि इस सेट के एलिमेंट इस सेट के रिलेट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रिलेट टू ईच अदर, तो दोनों के एक एक एलिमेंट यूज कर लिए, यूज कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, R = सीधा सा रिलेशन यूज कर लो ना यार, क्या 1, 2 belongs to R implies that mod of 1 - 2, that is 1, which is odd, therefore R is not true for B and C, यानी कि रिलेशन ट्रू नहीं है, किसके लिए ट्रू नहीं है, B और C के लिए, B और C सेट ये थे, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया कि यहाँ प्रूफ हो गया कि यानी कि B और C के सेट एक दूसरे के एलिमेंट रिलेट नहीं करते, और आपने साथ ही साथ ये समझ लिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे प्रूफ करना है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। यस बेटा, अब आप देख रहे हो जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का, वो दोनों आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, लेकिन सबसे पहले 11 पे फोकस करना। नाउ वी हैव द क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ओके, और इस ज्योमेट्री के अंदर हम कैसे ये प्रूव करेंगे कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री का सबसे पहला एग्जांपल आप देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ज्योमेट्री में। हालांकि सिंपल है, बहुत सिंपल है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कोई एग्जांपल लेना है प्रूफ करने के लिए, कुछ भी तो नहीं लेना, सीधा एक्सप्रेशन को फॉलो करना है। ध्यान से देखिए क्या है, गिवन सेट है A, ओके, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि सेट A के अंदर क्या है कि सारे पॉइंट्स हैं उसके अंदर, प्लेन के अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे सब हैं के अंदर, ओके। रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है कि PQ सच दैट OP = OQ। हालांकि मैंने इस एक्सप्रेशन को ना शॉर्ट में लिख दिया, बुक में दे रखा था कि P एंड Q के बारे में ये था कि P पॉइंट क्या कहता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पॉइंट P इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। इट मीन्स व्हाट इज द मीन ऑफ इट, दिस टू, कि दोनों के पॉइंटों के डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, ओरिजिन स्टैंड फॉर O, तो मैंने क्या लिया, सीधा OP = OQ ले लिया, ये कंडीशन गिवन है। और आपको भी तो यही लिखना है कि OP = OQ गिवन है, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू सेट A। तो शो करना है सबसे पहले कि R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भैया इक्विवेलेंस रिलेशन तो सिंपल है, हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट Q की जगह क्या लोगे, एक ही तो पॉइंट लोगे, P एंड P, OP = OP, सिंपल। एक ही पॉइंट से डिस्टेंस P लेना है, उसी पॉइंट से डिस्टेंस P लेना है, OP = OP, दैट्स इट। तो P रिलेटेड टू P हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या कहते हैं, PQ रिलेटेड टू इटसेल्फ देन QP, तो PQ मतलब OP = OQ, QP मतलब OQ = OP, तो दैट्स इट, सेम। ट्रांजिटिव में क्या, 3 पॉइंट लोगे, क्या ले लोगे, PQR में क्या होगा, PQ रिलेटेड टू R हमारे पास होना चाहिए, QR रिलेटेड टू R होना चाहिए। चलो R रिलेशन का नाम है तो आप क्या करो, PQS ले लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपने S ले लिया, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, 3 एलिमेंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, P, Q और S, 3 पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट कहाँ, आपने इस सेट A से लिए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इसमें वही कंडीशन, ट्रांजिटिव इजीली हो गया, OP = OQ, OQ = OS,
तो डेफिनेटली OP इक्वल टू OS हो गया। इट मीन्स R कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। तो ज्योमेट्री में ना ये कंडीशन आसान है, लेकिन जो बाद में जो कंडीशन दे रहा है ना वहाँ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। उसे मैं क्लियर करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखा भी है और मैं इसलिए आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इक्विवेलेंस तो इजीली हो गया ना, नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। किसी को कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, सर ये क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए, देन आई एम डेफिनेटली डू दिस, ओके। मैं आपको फिर से क्लियर करूँगा डाउट सेशन लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि शो दैट ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P नॉट इक्वल टू 0 0। रिमेंबर दैट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिर्फ घुमा रखा है इसने और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि शो दैट ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P, ओके। P एक पॉइंट है, सारे पॉइंट ऐसे हैं जो P से रिलेट करते हैं, लेकिन P खुद क्या नहीं है, 0 0 नहीं है, ओके। इज अ सर्कल, वो सारे पॉइंट जो P से रिलेटेड है वो एक सर्कल बनाते हैं। P से रिलेटेड है, ओके। ये सर्कल पासिंग थ्रू P, यानी कि वो सर्कल जो है, यानी कि वो सर्कल बना रहे हैं, वो सारे पॉइंट जो है ना वो क्या है, सर्कल बना रहे हैं। किसके साथ, जो P से खुद से पास, P पॉइंट खुद से पास कर रहा है, विद ओरिजिन एज सेंटर। मतलब ओरिजिन को सेंटर मानते हुए क्या हो रहा है कंडीशन में कि अब आपके पास कोई पॉइंट P है, उस P पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, ओरिजिन वहां सेंटर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो सर्कल सभी पॉइंट्स के लिए है। पॉइंट समझ में आया मेरी बात क्या कहने का मतलब है? आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मैं फिर से क्लियर कर दूं। ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट P हो गया। उसने बोला कि जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट, ये ओरिजिन, तो जो सारे पॉइंट्स है ना, ये P पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। तो सारे पॉइंट है ना इसी सर्कल से पास हो रहे हैं। अब मैं आपको कुछ याद दिलाने वाला हूं, देखो ध्यान से। आपके पास क्या है, आपने मान लिया, देखिए ये सर्कल है, ठीक है। P पॉइंट आपके पास है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपके ओरिजिन है, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। आपके पास दूसरा पॉइंट है Q। Q की कंडीशन क्या है कि P से ऐसे रिलेट कर रहा है, सेट शो दैट ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P। अब इस P पॉइंट से क्यों रिलेट कर रहा है, क्या रिलेट कर रहा है कि इस पॉइंट की और इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ऑफ कोर्स रिलेशन ये तो कह रहा है कि शो दैट ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P पॉइंट मेरे पास है, Q पॉइंट यहाँ है, तो मैंने P से Q को रिलेट किया। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि P पॉइंट से पास होने वाला सर्कल कैसे बना वो भी देख लीजिए आप। P पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस और Q पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब आपको इसे सर्कल पे कैसे लिया आपने इसको, सर्कल आप बेशक छोड़ सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेशन ऑफ सर्कल को याद कीजिए। आप डेफिनेशन सर्कल को याद कीजिए। अगर मुझे कोई पॉइंट S लेना पड़ता और तो मुझे भी ये लेना पड़ता, उस S को भी मुझे OP के इक्वली लेना पड़ता, ठीक है। OP के इक्वली लेना पड़ता, क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है, रिलेशन कंडीशन क्या कह रही है कि PQ में OP इक्वल टू OQ, यानी कि जो भी पॉइंट P के साथ रिलेट होगा, जैसे यहाँ पॉइंट P के साथ क्या रिलेट हो रहा है, तो कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन ये कह रही है कि उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगी। इसका मतलब P पॉइंट से रिलेटेड जब Q लिया तो डिस्टेंस ओरिजिन से सेम लिया, P पॉइंट से डिस्टेंस S, जब P पॉइंट से रिलेटेड जब S को लिया तो P की डिस्टेंस ओरिजिन से जो थी, S की डिस्टेंस ओरिजिन से दोनों को सेम लिया। इतने ही पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो अब याद करो सर्कल की डेफिनेशन को। सर्कल क्या कहता है, सर्कल क्या कहता है, यहां पर हमारे पास OP इक्वल टू OQ है, बिल्कुल सही है। और सर्कल यही तो कहता है क्या, अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, इन अ प्लेन, ठीक है। set of all points in a plane moves such that its distance from the fixed point, a set of all point, ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन याद है आपको, इट इज अ लोकस such that set of all points in a plane moves such that distance from the fixed point is
ऑलवेज सेम, और दैट इज सर्कल। समझ में आया? दैट इज सर्कल। कि ओपी इक्वल टू ओके में ले रहा हूँ यार, ओरिजिन मेरा फिक्स है, फिक्स पॉइंट हो गया। पी पॉइंट मैंने लेना है ओपी, पी के रिस्पेक्ट में मैंने क्यू पॉइंट लिया, तो पी ओपी इक्वल टू ओके हमेशा फिक्स रहेगा। फिर मैंने एस लिया, एस भी कह रहे हैं कि ओपी इक्वल टू एस होना चाहिए। तो यार वो जो पॉइंट्स कैसे मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, वो सर्कल भी तो मूव करेंगे ना, तो वो सर्कल ही तो बनाएंगे। तो बन तो गया वो लोकस। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल का यूज करना है, तो लास्ट में बोल दिया दिस इज अ सर्कल। ओके, क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री, और कुछ नहीं था इसमें, एक्स्ट्रा तो यही लिखा हुआ था, ओपी इक्वल टू ओके लेकर चलना है, डेफिनेशन ये दिखाना है आपको, और डेफिनेशन ऑफ सर्कल का यूज करना है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। इसमें देखिए क्या था, इसमें भी तो यही था ना कुछ। इसमें क्या था देखिए आप, टी है, सेट ऑफ फोर ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, आपका ट्रायंगल आ गई, तो ट्रायंगल आपने T1 T2 लिया, कोई दो ट्रायंगल ले लिया, रिलेशन तो दो एलिमेंट के लिए चाहिए, दो ट्रायंगल यूज किया कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, शो करो कि इक्विवेलेंस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फिर रिफ्लेक्सिव में एक ही दो ट्रायंगल चाहिए, T1 रिलेटेड टू T1, तो T1 सिमिलर टू T1। व्हाट इट मीन कि जब T1 सिमिलर टू T1 हो गया, तो T1 ये भी T1 ये भी T1, अरे यार एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, दैट्स इट। तो ये सिमिलर हो गया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक में दो ट्रायंगल चाहिए, T1 T2 T2 T1, तो T1 जब C2 के सिमिलर है, T2 T1 के भी हो गया, दैट्स इट, ये भी सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में तीन चाहिए, द सेम थिंग यू हैव टू डू विद द ट्रांजिटिव, तो इट विल बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड आफ्टर दैट नाउ वी प्रोसीड फॉर दिस टॉपिक। बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं है। उसने ये बोला कि T1 में जितनी साइड 3 4 5 है, T2 में है 5 12 13, T3 में 6 8 10। ठीक है, आपको ये बताना है इस रिलेशन को इन तीनों ट्रायंगल में से कौन फॉलो कर रहा है, बेस विच ऑफ द T1 T2 T3 आर रिलेटेड। तो भैया रिलेशन क्या कहता है, हमें तो सिमिलर रिलेशन चाहिए, और सिमिलर रिलेशन, दो ट्रायंगल सिमिलर क्या होती हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो साफ साफ देखो ना यार, तो बहुत आसान है, T1 की जो साइड्स हैं और T3 की जो साइड्स हैं, दे आर प्रोपोर्शनल, मेकिंग अ रेशियो 1:2। लुक एट दिस, तो सीधा क्या हो गया, T1 इज रिलेटेड टू T3। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही हो गया, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल के क्वेश्चंस उठाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस फंक्शंस, फंक्शन। एंड यू नो, एक छोटा सा पॉइंट बोल दूं, a function is a special type of relation. Okay, so let's have a break. We see you in the next meeting. नेक्स्ट मीटिंग हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस रिलेशंस के, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे फंक्शंस की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।